फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड के बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि 4 भागों में बटा है: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और उत्सर्जन। तो इन चारों भागों का सबसे पहला जो भाग है पोषण, इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि अति लघु जो प्रश्न है उसका हम लोग उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर को, यानी कि जो जैव प्रक्रम का पोषण चैप्टर है, वो मैंने डिटेल में ऑनलाइन वीडियो मतलब ऑनलाइन मैंने क्लास करके इसको पढ़ा दिया है। लाइव क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उस ऑनलाइन क्लास में मैंने डिटेल में, लाइव क्लास में मैंने पूरा डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर को लिखने में और समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, तो आप लोग प्रश्न उत्तर खुद से ही मातृभाषा में, यानी कि स्वयं के भाषा में आप लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप किताब की भाषा में लिखते हैं तो क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अगर आपका एक वर्ड भी इधर से उधर अगर आप भूल जाते हैं किताबी भाषा का, तो वो आप लोगों को लिखने में फिर आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। और अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग स्वयं की भाषा में अच्छे से आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग वो वीडियो पहले देख लें। इस चैप्टर को डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है तो वो देख लेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पोषण चैप्टर का देखते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने प्रश्न उत्तर जो हम आपको बता रहे हैं उसमें प्रश्न मैंने नहीं लिखा है किसी कारणवश, तो वो आपको वीडियो में शो हो जाएगा जब जब हम बोलेंगे। वो प्रश्न हम आपको बोलेंगे भी। अगर आपके पास बुक है तो आप मिला लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपके पास बुक अवेलेबल हो जाए तो आप लोग उससे मिला लेंगे। बाकी रहा प्रश्न ना लिखने की बात, तो वो हम आपको बोल के भी बता देंगे और वीडियो में भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि मैंने बता दिया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये है। तो इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो वो जो भी क्रियाएं हैं, ये जहाँ यहाँ पे जो सारी क्रियाएं का बात हो रहा है वो कौन सी क्रिया है, तो हम आपको बता दें कि जो जीव होते हैं उनमें एक सुव्यवस्थित और निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। तो ये तो हमें पता है कि कोशिकाएं जो है वो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतकों से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से अंगतंत्र बनता है और विभिन्न अंग तंत्र से मिलकर जीव का निर्माण करता है, ठीक है। तो जीवों में जो भी संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रिया है, ठीक है, इन्हीं अंग तंत्र के द्वारा होता है, ठीक। तो अगर हम सोए भी रहते हैं तो भी हमारे शरीर में वो सारी क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो वही क्रिया की बात यहाँ पे हो रही है कि वो सारी जो क्रियाएं होती रहती हैं उनके द्वारा जीव का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। तो उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में भी कहा है कि ये सारी चीज़ें हमने आपको लाइव क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। उसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरा जो उत्तर कह रहा है वो ये है कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। यानी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी जो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो पर्यावरण से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, नहीं उनसे कनेक्शन उनका हो पाता है, इसलिए इन जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो दो उत्तर हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं।
तो इसका उत्तर है कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो परपोषण 3 भागों में बटा होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें आपसे बस इतना ही पूछा है कि पोषण प्राप्त करने की कितनी विधियां होती हैं, मुख्यतः मुख्य कितनी है। ठीक है, तो स्वपोषण और परपोषण। एक चीज और बता दें कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है उसमें आपको जो उत्तर है वो या तो एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आपको देना होता है। ठीक है, तो एक लाइन का मतलब ये नहीं कि ये पूरा एक ही लाइन में हो जाना चाहिए। अगर आप जो उत्तर है वो इस तरह से लिखना है कि वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर में आपको वो प्रश्न का जो उत्तर मांग रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो चौथा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो ये है कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की मुख्यतः कितनी विधियां होती हैं, तो मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। तो जो स्वपोषण है वो हरे पौधों में पाया जाता है, इसलिए कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण जिसमें जो जीव होता है वो पोषण जो अपना भोजन है वो स्वयं बनाता है, तो वो स्वपोषण हो गया। और हरे पौधे उन्हीं का उदाहरण है, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो स्वपोषण के अलावा जो पोषण बच गया है वही विधि से जंतुओं में पोषण होता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जंतुओं में परपोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतुओं में परपोषण पाया जाता है, क्योंकि वो जंतु जो है वो पोषण के लिए, वो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न का उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा जो प्रश्न है वो है कि 3 प्रकार के परपोषण विधि का नाम बताएं। ठीक है, विधियों के जो नाम है वो लिखें। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 3 प्रकार के परपोषण जो विधि होते हैं वो होते हैं मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। तो मैंने आपको बताया था तीसरा जो उत्तर हमने पढ़ा था कि स्वपोषण और परपोषण, तो परपोषण 3 भागों में बटा है, वही आपसे पूछा गया था। यहाँ पे आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो वो आपके बुक में होगा, आप लोग देख के लिख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। तो ये रहा 7वें प्रश्न का उत्तर। रासायनिक समीकरण जो है प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया का, वो है 6CO2 + 12H2O। फिर सूर्य के प्रकाश में आपका जो प्रक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश के थ्रू, और क्लोरोफिल में ये प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद बनता है C6H12O6 + 6O2 और + 6H2O। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां जो प्रश्न है हमारा उसको देखते हैं। 8वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, यानी O2 बनता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, O2 बनता है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। चूंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और इसी कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो क्लोरोफिल कह लीजिए, या फिर जो आपसे प्रश्न में पूछा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक वही वर्णक है जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, पर्णहरित या क्लोरोफिल,
दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो ये चार पदार्थों की आवश्यकता आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स, 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे जो हैं वो CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, या ये कह लें कि इनमें उपस्थित नहीं होता है। और ये जो जीव हैं वो प्राणी संपोषण के जीव हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो 12वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम जो है वो प्राणी समपोषी जंतु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 14 नंबर जो प्रश्न है आइए उसको देखते हैं। तो 14 नंबर आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो कौन कौन से मुख्य भागों में बंटा होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो मनुष्य का आहार नाल जो है, जो पाचन तंत्र भी जिसको कहते हैं, उसका मुख्य भाग है मुख गुहा, ग्रशिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो ग्रसनी जो है उसमें 2 छिद्र होते हैं, जो 2 छिद्र पाए जाते हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम है निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? ठीक है, जो भोजन का पचना जो प्रक्रिया है वो आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा मुख गुहा, यानी कि भोजन का जो पचना प्रक्रिया जो शुरू होता है, भोजन का पाचन जो है वो मुख गुहा से ही, हमारे मुख से ही पचना जो है वो शुरू हो जाता है। पाचन जो है, मनुष्य में जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? आहार नाल के किस भाग से? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में, छोटी आंत जो 3 भागों में बटा है, सबसे अंतिम भाग जो है वो है इलियम। तो इलियम के विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का हमारा अवशोषण होता है। और इलियम कहाँ पाया जाता है? तो इलियम जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अभी तक हमने जो भी प्रश्न देखे हैं या आगे भी जितने भी प्रश्न हैं वो एक तरह से समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही प्रश्न ये होता है। अति लघु जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही होता है। तो अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न से पहले अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रश्न उत्तर जो लघु है, दीर्घ है, जो एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है कि चैप्टर का हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके बुक में दिया है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग बता सकते हैं, खैर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्लोरोफिल जो वर्णक है वो कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अभी अभी हमने पिछले प्रश्नों में एक प्रश्न था तो उसमें हमने ये चीज़ जाना था कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमने पहले पढ़ लिया है, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जो रासायनिक समीकरण हमने देखा था कि सूर्य
का प्रकाश के बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो ग्लूकोज लिखिए या कार्बोहाइड्रेट, और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है उसमें ये कह रहा है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो मृत जीवी को और भी नामों से जाना जाता है, तो वो नाम आपसे पूछ रहा है। तो मृत जीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम लोग पोषी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग पोषी कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका उत्तर होगा मृत जीवी पोषण। तो गोबर छत्ता जो है उसमें आपका मृत जीवी पोषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। ठीक है, यानी कि जो पत्ती होते हैं पेड़ पौधों में, उनका कौन सा जो अंग है वो CO2 युक्त जो वायु होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसका प्रवेश द्वार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रंध्र, या फिर जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, यानी कि रंध्र के द्वारा जो है पत्तियों में CO2 युक्त वायु जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपका लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट करके हमने लाइव क्लास में इस चैप्टर को जब पढ़ाया था तो उसमें बताया है, और आपके बुक में भी क्लियर ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट एक अलग ही कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर जो आपका प्रश्न है वो आपसे पूछा है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। अमीबा जो जीव है उसमें भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है वो कूटपाद में होता है। ठीक है, या फिर उसका एक और नाम है वो है भोजन रसधानी। ठीक है, भोजन रसधानी। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया है आपको। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा, मनुष्य के जो मनुष्य है उसमें जो पाचन के लिए विशेष अंग होता है उसको क्या कहते हैं। अभी तो आपसे पूछा था कि अमीबा में पाचन के लिए अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। अब पूछ रहा है कि मनुष्य में पाचन के लिए जो विशेष अंग दिया गया है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं आहार नाल, यानी कि जो आहार नाल है, अभी हमने पिछले कुछ प्रश्नों में एक प्रश्न आया था जिसमें हमने आहार नाल पढ़ा है। तो आहार नाल को पाचन तंत्र भी कहते हैं, और पाचन तंत्र नाम सुन के ही पता चल रहा है कि इसमें भोजन का पाचन होता है। तो आहार नाल में मनुष्य का जो भोजन है वो पचता है, यानी कि पाचन के लिए जो विशेष अंग है उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। यानी कि हमारी जो जीभ है उसके ऊपर जो सतह है उस पर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, उस पर एक संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं स्वाद कलियां। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। 27 नंबर प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो जो पचने की प्रक्रिया है वो तो मुख से शुरू हो जाती है मनुष्य में, जीवों में, तो उसमें आपका जो भोजन है मुख गुहा के बाद वो कहाँ पहुँचता है। तो मुख गुहा के बाद आपका जो भोजन है वो हमारा पहुँचता है ग्रास नली में। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रास नली में। तो मुख गुहा के बाद जो हमारा भोजन है वो पहुँच जाता है ग्रास नली में। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है वो ये पूछा है कि ग्रास नली की जो दीवार होती है उसमें तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो ग्रास नली होती है उसकी दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव होता है। ठीक है, तो उसी को पूछ रहा है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्रमाकुंचन। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रमाकुंचन। तो ये आपका 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, जो अगला 30 नंबर आपका प्रश्न है वो है, भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर रहा है। यहाँ पे एंजाइम का नाम पूछ रहा है। जो भोजन में प्रोटीन हमें मिलता है, प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टोन में कौन सा एंजाइम चेंज कर देता है यानी परिवर्तित कर देता है। तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, भोजन में मौजूद जो भी प्रोटीन होते हैं उनको पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न हो गया। अब बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो होती है 6 मीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 6 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने आपको बता दी है। 31 नंबर जो आपका प्रश्न था वो पूछ रहा था कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है आपको बताना था। तो वो है छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है 6 मीटर, चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो आपका प्रश्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है, तो छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा यकृत। यकृत जो है वो क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ चुका है प्रीवियस कुछ ईयर में, जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें आपका ये प्रश्न भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, यानी कि पाचन कहाँ से शुरू हुआ ये तो हमें पता चल गया। अब पूर्ण कहाँ होती है, यानी कि वो खत्म कहाँ हो जाता है, पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पे खत्म हो जाती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में आकर पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न पूछा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सीकम। यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे ज्वाइंट है, यानी उसका जो जोड़ है वहाँ पे एक नली अवस्थित है, उसको हम लोग सीकम कहते हैं। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, और वो प्रश्न जो है वो ये है कि जो अपचा भोजन है वो अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। जो भी भोजन पचना होता है वो तो पच चुका है, और पचने के बाद जो भोजन नहीं पच पाया है, यानी कि अपचा जो भोजन है वो अस्थायी तौर पे यानी कि टेम्पररी तौर पे वो कहाँ संचित रहता है, तो वो आपका रहता है रेक्टम में। तो रेक्टम में जो अपचा भोजन है वो अस्थायी तौर पर संचित रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।